बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ वाले चैप्टर में जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बायो-सैवर्ट लॉ। अब कई जो लोग होते हैं वो डिफरेंट इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। कुछ इसको कहते हैं बियर्ट-सैवर्ट लॉ, कुछ कहते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ, कुछ कहते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें टी जो है वो कैपिटल डाला हुआ है। अब याद रखें कि जब हम ये वाला नेम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें ये जो टी है ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम फिर कहते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सैवर्ट्स लॉ हम इसको कहते हैं। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है? देखिए हमें पता है कि जब भी अगर हमारे पास ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें से ये करंट आई फ्लो कर रहा है, सही है। ये जो एरो दरमियान में मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। और हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्कुलर फॉर्म के अंदर। उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्कुलर फॉर्म के अंदर। ये हमें बताया था 1820 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है ऑर्स्टेड। जिसका नाम क्या है, ऑर्स्टेड है। उसने हमें बताया था कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और जिसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे, राइट हैंड रूल की मदद से, कि अगर करंट ऐसे अपवर्ड जा रहा है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट हमारे पास आए, फ्रेंच साइंटिस्ट है। एक का नाम था बायो, एक का नाम था सैवर्ट। अब इन दोनों ने हमें क्या बताया वो चीज़ देखते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर, अगर हमें फाइंड करना हो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो हम इन्होंने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले के जरिए से फिर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी बायो और सैवर्ट ने हमें बताया कि इस पॉइंट पर, फॉर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इस कंडक्टर के गिर्द किसी भी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ हम चल के देखते हैं। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक वायर है, ये एक वायर है और जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हमें कहा जाता है, जाहिर सी बात है, अगर ये वायर है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगी, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। अब बायो-सैवर्ट ने हमें क्या कहा कि यहाँ पर पूरी वायर की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इस पूरी वायर की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करें, जिसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये DL है, ठीक है, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसको हम करंट एलिमेंट B कहते हैं। तो अगर हम एक लेंथ एलिमेंट को, अगर यहाँ पर हम एक लेंथ एलिमेंट बनाएं छोटू सा, तो हम ये बता सकते हैं कि इस लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, हम ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो पूरी वायर पे अगर वो फाइंड करनी हो तो हम छोटे छोटे वो DL करके उनको इंटीग्रेट करके वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हम क्या करें, हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, या इसको करंट एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमें कहा था बायो-सैवर्ट लॉ में, ठीक है। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इस DL, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। इससे ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना है, R है, ये डिस्टेंस कितना है, R है।
और ये जो एंगल है यहाँ पर इसके साथ, ये कौन सा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, डी एल वेक्टर के साथ। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कहता है कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। कहता है कि यहाँ पर इस DL एलिमेंट की वजह से यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटू सी होगी, पूरी वायर की वजह से हम थोड़ी देख रहे हैं, हम तो छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। तो छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसको हम कहते हैं DB, उसको हम क्या कहते हैं, DB। और यहां पर ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी DB, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I के, ठीक है, कि जितना करंट होगा उतनी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा इस DL में से करंट गुजर है। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है DL के, यानी जितना बड़ा होगा यहाँ पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट P पर, वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से कम होगी, ठीक है। लास्ट बात उसने क्या की थी कि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन थीटा के, ये जो एंगल है इसके भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इन सब को मिला देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, वो चीज़ देखते हैं। जब इन सब को हम मिलाएंगे तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करें, दो चीजें आती हैं, एक इज इक्वल टू का साइन आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो DB इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर क्या आएगा, यहां पर कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये यहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे। और यहां पर क्या आएगा, I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर आ रही है उसका ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है जो इस DL करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहुंच रही है वो ये वाली है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ओके हो गया, ये हमें बताया था बायो-सैवर्ट लॉ ने। ओके हो गया। तो अभी नेक्स्ट कहानियों की तरफ हम चलते हैं। यहां पर बाद में इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ये जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, ये जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास इक्वल होता है 10 टू रेज पावर -7 के, ठीक है। और इसको हम कहते क्या हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मीडियम को ये शो करता है कि यहां पर हमारे पास मीडियम कौन सा हम ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं। और आपको पता है इसकी म्यू नॉट अकेले की वैल्यू आपने कितनी पढ़ी थी, 4 पाई इंटू 10 टू द -7। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 पाई है तो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द -7 होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। ये R स्क्वायर जब इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, और DL जब नीचे डिवाइड होगा तो मीटर, और मीटर से कट गया और I डिवाइड होगा तो मीटर पर एम्पेयर आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ना यहाँ पर यहाँ पर ना इसको निकाल भी देते हैं, ठीक है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू DB R स्क्वायर डिवाइडेड बाय I DL साइन थीटा। साइन थीटा कोई यूनिट हमारे पास नहीं, तो DB की यूनिट टेस्ला, R स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और I एम्पेयर, DL लेंथ एलिमेंट की यूनिट मीटर, तो ये इससे गया तो ये हमारे पास कितना आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये हमारे पास किसकी यूनिट है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की यूनिट है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और 4 पाई I यहाँ पर लिख लें, और DL क्रॉस R
डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब इसको समझाने से पहले कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ से ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें ना तो यही निकलेगा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये डी बी की वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा ओपन करें तो फिर से देखिए कैसे निकलेगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई और यहाँ पर क्या आएगा, डी एल आर साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, जब ए और बी के दरमियान एंगल थीटा हो, और डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। अब ये एक आर इस आर से कट गया तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये वही नहीं निकल आया, ये वही ऊपर वाला फार्मूला नहीं निकल आया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ये आपने याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म। अब मैग्नीट्यूड भी हो गया, वेक्टर फॉर्म भी होगी। अब ये डी एल क्या है, ये हमारे पास वेक्टर एलिमेंट है। किस तरह से, डी एल हमारे पास क्या है, ये हमने कहा था कि लेंथ एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है जिसमें से करंट आई गुजर रहा है। अब ये डी एल क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसको अगर हम वेक्टर कंसीडर करें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और ये आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक पोजीशन वेक्टर आर। तो थीटा किसके दरमियान एंगल है, ये डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के दरमियान एंगल है थीटा। तो इस वजह से डी एल क्रॉस आर और यहां पर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, तो ये हमारे पास डी एल आर साइन थीटा, तो एंगल इज बिटवीन डी एल एंड आर है। ओके हो गया, होप सो ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लास्ट पे एक और बात इसमें कर लेते हैं, डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें, ये डी एल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। जब ए क्रॉस बी में आप डायरेक्शन फाइंड करते तो कैसे करते थे, ए को बी की तरफ रोटेट करते थे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, ठीक है। और यहां पर थर्ड वेक्टर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर, यानी थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पर देखिए डी एल की एक डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, और ये हमारे पास क्या है, आर है। तो डी एल को आर की तरफ ऐसे रोटेट करना है, डी एल को आर की तरफ रोटेट करना है, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहां पर हम ऐसे क्रॉस लगाएं तो क्रॉस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इनवर्ड है और यहां पर डॉट फिर लगाएंगे, यहां पर आउटवर्ड है। कैसे, देखिए ये तो होगा डी एल क्रॉस आर से डायरेक्शन निकालने का तरीका, लेकिन इसका एक और भी तरीका है राइट हैंड रूल से, कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करें, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखिए फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर की तरफ ऐसे, तो यहां पर क्रॉस, और यहां से ऐसे किधर आ रही है, बाहर की तरफ, तो यहां पे डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे होगी। करंट ऊपर, जैसे यहां पर करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे यहां पर करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां से अंदर ये आ रही है, यहां से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जब करंट ऐसे अपवर्ड जा रहा है, सही है। तो दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तक था। अच्छा इसकी डेफिनेशन अगर आपसे लिखने की जो कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट and effective length of conductor and inversely proportional to the square of the distance between point and current distribution, ठीक है। ये इसी चीज को उसने क्या कर दिया, वर्डिंग में बता दिया। तो यही आप डेफिनेशन लिख देंगे बायो सेवर्ट लॉ की, ठीक है। तो ये सारी कहानियां थी जो हमें बायो सेवर्ट लॉ में पढ़नी थी। ये दो साइंटिस्ट थी जिन्होंने हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला बताया एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। तो वो कितना आया था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अब यही फार्मूला आगे इसकी एप्लीकेशंस में भी यूज होगा। तो यहाँ तक था हमारा ये वाला लेक्चर। होप्स हो कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके सारे वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।